हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2021 कोड 17 के प्रीवियस ईयर के सवाल। 2021 में जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 2021 का जो पेपर था एक सिंपल पेपर नहीं था, घुमा फिरा के सवाल पूछे गए थे। तो इन सभी सवालों को देखना बहुत जरूरी है अगर आप आने वाले आगे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स और फाइनेंस। इन टॉपिक से जो भी सवाल आपके पूछे थे, जो थ्योरेटिकल सवाल थे, प्रैक्टिकल सवाल थे, इन सभी सवालों को आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से इन सवालों को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं आपके लिए। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, और कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपकी एंड टू एंड सारी कवरेज हो जाती है आपके सिलेबस की। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन हमें दी है, acquiring firms often are willing to pay a price higher than the status quo value of the assets for the right to control management of the target firms। तो एक आपकी एक्वायरिंग फर्म है और दूसरी फर्म है टारगेट फर्म। एक्वायरिंग फर्म टारगेट फर्म को एक्वायर कर रही है और कहा गया कि जो उसके एसेट्स की वैल्यू है उससे ज्यादा दाम देने के लिए वो तैयार हो जाती है। एक्वायरिंग फर्म ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाती है, ये असर्शन है। रीजन दिया, the value of the control stems from the changes that can be made to improve performance by debottlenecking capacity, streamlining and strengthening operations, managerial systems and processes। तो बेसिकली कहा गया कि जो एक्वायरिंग फर्म है अब उसे पूरा कंट्रोल मिल जाएगा इस टारगेट फर्म का, और जब कंट्रोल मिल जाएगा वो इसे और बेहतर तरीके से चला सकती है। इसकी जो कैपेसिटी अभी रुकी हुई है उसे यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसे एक्सपैंड कर सकती है, ऑपरेशंस को और अच्छा बना सकती है, मैनेजरियल सिस्टम्स को और अच्छा बना सकती है, और ये सारा कंट्रोल लेने के लिए वो ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाती है। तो असर्शन भी बिल्कुल ठीक है और रीजन भी यहाँ पे आपका असर्शन को बिल्कुल सही से सपोर्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, तो यहां पे सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग टू ड्रॉ अ लॉजिकल टाइमलाइन फॉर डिविडेंड पेमेंट। तो डिविडेंड पेमेंट के जो आपकी लॉजिकल टाइमलाइन है उसको आपको यहां पे पहचानना है जी। तो आपको डेट्स दे रखी है, पेमेंट डेट, डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अंदाजा तो लग जाना चाहिए कि डिक्लेरेशन डेट पहले आएगी और पेमेंट डेट आपकी यहां पे बाद में आएगी। सबसे लास्ट में जो डेट आनी चाहिए वो आपकी पेमेंट डेट ही आनी चाहिए, बट कंफ्यूजन हो सकता है पेमेंट डेट आएगी क्योंकि एक ई नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंजेस भी है, क्या ये आएगा, इनको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि बिल्कुल जायज है। तो अब देखते हैं बाकी डेट्स को किस तरीके से हमें यहाँ पे अरेंज करना होगा। तो रिकॉर्ड डेट हमारे पास वो डेट होती है कि अगर इस रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम कंपनी के शेयर होल्डर के रजिस्टर में डला हुआ है तभी आपको डिविडेंड यहां पे मिलेगा। इसके बाद है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट का मतलब होता है कि इस डेट से कंपनी के जो शेयर्स की ट्रेडिंग होगी उसमें जो डिविडेंड है उसका इफेक्ट निकाल दिया जाएगा। यानी कि इस डेट को अगर आप कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं तो आपको यहां पे डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो भी आप प्राइस पे करेंगे वो एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड पे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक 500 रुपए का शेयर था, 500 रुपए का शेयर था, उस पे 10 रुपए का जो डिविडेंड है वो यहां पे डिक्लेयर किया गया। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि कंपनी ने पहले तो अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब डिविडेंड जब डिक्लेयर किया तो उसमें एक रिकॉर्ड डेट बताई। रिकॉर्ड डेट जैसे मान लीजिए कंपनी ने बताई कि 3 तारीख जो है वो मेरी रिकॉर्ड डेट रहेगी, किसी भी महीने की मान लीजिए 3 तारीख रिकॉर्ड डेट रहेगी। अब रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में होना चाहिए तभी आपको यहां पे डिविडेंड मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 तारीख को ही शेयर खरीदोगे तो आपका नाम इसके अंदर चढ़ जाएगा और आपको डिविडेंड मिल जाएगा। आपको आइडियली जो शेयर्स हैं वो थोड़े दिन पहले खरीदने पड़ते हैं, थोड़े दिन पहले खरीदने पड़ते हैं ताकि आपका नाम इस रजिस्टर में चढ़ जाए। तो आपको इसमें अंदर नाम चढ़ाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको इसके अंदर नाम चढ़ाने के लिए आपको जो शेयर खरीदने पड़ते हैं वो कम से कम 2 दिन पहले खरीदने पड़ते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके सेटलमेंट साइकिल के ऊपर। तो यहां पे अगर आप 1 तारीख तक शेयर खरीदते हैं तो ही आपका नाम इसके अंदर चढ़ेगा। अगर आप 1 तारीख को शेयर खरीद रहे हैं तो आप इस शेयर के कितने पैसे देंगे, 500 रुपए का शेयर है, 10 रुपए डिविडेंड भी मिलेगा, तो अब आप इसके 510 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे।
बट अगर आप इसके बाद शेयर खरीद रहे हैं, आप 2 तारीख को शेयर खरीद रहे हैं, तो 2 तारीख को आप इस शेयर के क्या 510 रुपए देंगे? आप नहीं देंगे। आप कहेंगे कि मेरा नाम इस रजिस्टर में नहीं आएगा तो मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो मैं इसके 510 नहीं दूंगा, मैं केवल 500 ही यहां पे इसके दूंगा। तो 2 तारीख जो है, 2 तारीख से जो यहां पे इस 2 तारीख से आपको जो शेयर का प्राइस जो मिलेगा या आप पे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एक्स डिविडेंड, एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। तो 2 तारीख आपकी यहां पे हो जाएगी एक्स डिविडेंड डेट। 3 तारीख हमारे पास क्या हो गई थी? रिकॉर्ड डेट हो गई थी। ठीक है जी, तो पहले आपकी एक्स डिविडेंड डेट आती है, फिर रिकॉर्ड डेट आती है, और फिर आपकी आएगी यहां पे पेमेंट डेट। तो सीक्वेंस आपकी क्या बनी? डिक्लेरेशन आएगा सबसे पहले, फिर आपकी आएगी एक्स डिविडेंड डेट, फिर आएगी रिकॉर्ड डेट, और फिर आएगी आपकी पेमेंट डेट। ठीक है, अगर आप इन्हीं को अरेंज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो यहाँ पे आंसर बन रहा है वो आपको बनेगा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 में ही ऐसी सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है। नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज फिर आपका अपने आप अरेंज हो जाएगा कि सबसे पहले हमें एक नोटिस भी देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। सो आपकी करेक्ट मैचिंग जो है ऑप्शन नंबर 4 वाली बन जाएगी। जो मेन आपको समझना था वो एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट जो है वो आपको यहां पे समझना था। चलिए, तो यहां पे सवाल है हमारे पास, इन द केस ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम द एक्शंस ऑफ द मैनेजर्स आर वेरी लाइकली टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, सर्वाइवल एंड सेल्फ सफिशिएंसी, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो कंपनीज हैं, कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं, आप भी किसी कंपनी के शायद आपने शेयर खरीदे होंगे, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे बैठे होंगे, कंपनी के अंदर जाकर नहीं बैठे होंगे, और इसीलिए कंपनी को चलाने के लिए उनकी जो मैनेजमेंट है उसे अपॉइंट किया जाता है। मैनेजमेंट कंपनी को चलाती है, तो मैनेजमेंट बेसिकली एक एजेंट बन जाती है शेयर होल्डर्स की। अब कोई भी एजेंट है तो उसे अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, तो मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, तो उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। बट क्या है कि अगर हम बात करते हैं इस एजेंसी प्रॉब्लम की, तो एजेंसी प्रॉब्लम आपसे कहती है कि आपके जो मैनेजर्स है ना वो कई बार अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि हमारा फायदा हो, वो शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसे कई बार पीछे छोड़ देते हैं और अपने इंटरेस्ट को ऊपर ले जाते हैं, और इसे ही एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। मैनेजर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बजाय कोशिश करते हैं कि उनकी किसी ना किसी तरीके से सैलरी बढ़ जाए, उनका फर्म के अंदर जो चल रही है पोजीशन वो चलती रहे, उनको और ज्यादा फर्म से कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं, तो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं वो करने की। तो अगर एजेंसी प्रॉब्लम है तो मैनेजर के एक्शंस जो होंगे वो किस पे फोकस करेंगे? वो उनकी सेल्फ सफिशिएंसी और उनके सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे मैनेजर्स जो हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करेंगे, सो दैट विल लीड टू एजेंसी प्रॉब्लम। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, तो यहां पे सवाल है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल टूल्स एंड हेल्प द फर्म टू नो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जी, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट मैनेजरियल टूल्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं किस चीज में, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो देखो जी, ये आपके जो टूल्स हैं इनसे आपको क्या जानकारी मिलती है? क्या लिक्विडिटी पोजीशन की जानकारी मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आपको आपके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को देखते हैं, आप कैश को देखते हैं मेन, तो लिक्विडिटी तो पता चलेगी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी आप वर्किंग कैपिटल के चेंज को देखते हैं, तो बिल्कुल पता चलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं जी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट में आप सोर्सेज और एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन में लिखते हैं कि कौन सा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। ऐसे ही आपका डिविडेंड पेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसे शो किया जाता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी इसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में एज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड शो किया जाता है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो आपने बाहर से लिया, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कैश फ्लो में, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसे एज एन सोर्स ऑफ फंड शो किया जाएगा जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनली तैयार करेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इन स्टेटमेंट से पता चल ही जाएंगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन प्रोडक्टिव inactive asset into a productive asset by selling receivables to a company that specializes in their collection and administration is described as। तो हमारी जो कंपनी है उसके पास जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स पड़े हुए हैं, उसके पास कुछ डेटर्स पड़े हुए हैं, कुछ रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं,
तो कहा गया कि इनको सेल किया जाएगा, बेच दिया जाएगा किसी दूसरी कंपनी को जिसका काम है, जिसकी स्पेशलाइजेशन है इन रिसीवेबल्स की कलेक्शन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट रेटिंग, फैक्टरिंग, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे जो स्पेसिफिक प्रोसेस का जिक्र हो रहा है दैट इज फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग के अंदर हम अपने डेटर्स को एक फैक्टर को असाइन कर देते हैं और ये फैक्टर जो है अब ये डेटर से पैसे कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपका फैक्टरिंग के अंदर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहां पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 में कुछ कंसेप्ट्स हैं और लिस्ट 2 में है उनके डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है कि बराबर बराबर अमाउंट आपको मिल रहा है या पे कर रहे हैं कुछ बराबर इंटरवल्स पे, जैसे हर साल के एंड में, हर साल के शुरू में, उसे एन्युटी बोल दिया जाता है। तो एन्युटी को आप किससे मैच कर सकते हैं? एन्युटी आपका यहां पे मैच होगा अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल एट पीरियोडिक इंटरवल इवनली स्पेस्ड ओवर टाइम। तो बिल्कुल एन्युटी को सही तरीके से ये डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहां पे आपका डिस्क्राइब हो रहा है ये आपको देखना है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, इन तीनों डिस्क्रिप्शंस को रीड करते हैं। पहला, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट पीरियड आफ्टर पीरियड ऑन अ गिवन सम एट स्पेसिफिक रेट फॉर स्पेसिफाइड टाइम। तो ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो नहीं है, बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना तो मुझे दिख रहा है ये कंपाउंडिंग से मैच हो जाएगा। तो मैं अपने सी को 1 से मैच कर देता हूं। ए को 4 से कर दिया, अब सी को 1 से कर देता हूं। इसके बाद मेरे पास जो है वो है फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल एट पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एट अ गिवन रेट। तो आप इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट कर रहे हैं जिसमें आपका लोन का प्रिंसिपल भी आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। ये बेसिकली आपकी ईएमआई हो गई, जो आप ईएमआई पे करते हैं। तो ये आपका डी जो है वो सेकंड से मैच हो जाएगा और आपका जो बचा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो 3 से ही मैच होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है इस्तेमाल किया जाता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक एप्लीकेशन हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो इस तरीके से मैचिंग आपको यहां पे करनी थी। तो थोड़ा सा सोचते तो मेरे ख्याल से मैचिंग हो जाती। सबसे आसान मैचिंग तो मुझे सी को 1 से मैच करना लगा, और सी को 1 से अगर आप मैच कर लेते तो वहीं आपके 2 और 3 तो एलिमिनेट ही हो जाते, और उसके बाद अगर आप एक भी कोई मैच कर लेते तो अपने आंसर पे पहुंच जाते। तो एक बहुत ही आसान सवाल ये मुझे लगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, एज पर द वॉल्टर्स मॉडल मार्केट वैल्यू ऑफ अ ग्रोइंग फर्म विल इंक्रीज इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। तो वॉल्टर मॉडल के ऊपर सवाल है, ग्रोइंग फर्म की बात हो रही है और पूछ रहे हैं कि अगर आपकी ग्रोइंग फर्म है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो को क्या करना पड़ेगा, ये आपसे यहां पे पूछ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वॉल्टर मॉडल के अंदर जो आर और के का रिलेशन होता है, आर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है और के आपकी जो कॉस्ट है, अगर आपका आर के से ज्यादा है तो यानी कि आपकी एक यहां पे ग्रोइंग फर्म है। और ग्रोइंग फर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ाना है तो आपको डिविडेंड पे आउट को यहां पे डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म यहां पे इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 कि आपको डिविडेंड पे आउट को डिक्रीज करना होगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन सेल्स। तो आपको ये बताता है, आप इसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी से भी। और इसके अलावा डी वाला तो करेक्ट हो नहीं सकता। सी वाला जो है, देखो सी वाले में क्या किया, सी वाले में कंट्रीब्यूशन को अलग तरीके से लिख दिया। आप जानते हैं क्या जानते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। ठीक है जी, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन जो है उसको इस तरीके से लिख दिया, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसी चीज को घुमा के वही चीज लिख दिया यहां पे। तो सी वाला और बी वाला तो सेम ही है। तो ए, बी और सी ये तीनों आपके डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जब आप करेंगे, बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप यहां पे टेक्निक लगाने वाले हैं, तो उसके अंदर आप क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन्हें सही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो जल्दी से इन स्टेप्स को रीड करते हैं और कोशिश करते हैं सीक्वेंस में अरेंज करने की। तो प्यारे दोस्तों, सारी चीजें आप घर से रट कर नहीं आ सकते। आपको बहुत सारी चीजें जो हैं आपको उसी मूवमेंट पे दिमाग लगाना होगा और अपना आंसर मार्क करना होगा।
तो पहला आपको दिया एस्टेब्लिशिंग द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, और आप देख रहे हैं कि सभी ऑप्शंस में सबसे पहले तो ए ही आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपका यही आएगा, तो इसको लेकर दिमाग मत लगाना। ड्रॉइंग अप ब्रेक इवन चार्ट्स which establish the point at which sales start to produce profit, break even chart बनाने की बात हो रही है। working out PV ratio by calculating contribution as a proportion of sales revenue, तो फिर अब PV रेशियो की बात हो रही है, और अब बी और सी पढ़ने से मुझे ये पता चल गया कि PV रेशियो पहले निकलेगी और PV रेशियो का इस्तेमाल करके ही हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, तो सी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। Determine the cumulative effect of each product on profitability to assess the effect of change in the product mix. तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की कुछ असेस की बात चल रही है, और मैं इस पे ज्यादा गौर नहीं करूंगा क्योंकि डी मेरा सब में हमेशा लास्ट में ही आ रहा है, तो ये इसको मेरे को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। Calculating the relation between sales volume and sales revenue by actual or assumed unit prices. तो सेल्स वॉल्यूम और सेल्स रेवेन्यू जो है उसको आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है, और उनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। सेल्स वैल्यूम और सेल्स रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशन होगा उससे आपको बेसिकली क्या निकलेगा, अपना सेलिंग प्राइस तो निकलेगा आपको, है ना जी। आपका सेल्स का वॉल्यूम आ गया कि आपने कितने यूनिट्स यहाँ पे बेचे, और रेवेन्यू आ गया टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका बेसिकली क्या निकलेगा, आपका सेलिंग प्राइस ही निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस भी बेसिकली हमें शुरू में ही निकालना है, तो अगर आपको सेल्स की जानकारी पहले होगी तभी आप सेल्स और कॉस्ट की जानकारी से अपना कंट्रीब्यूशन और अपना पीवी रेशो निकाल पाएंगे, तो ये जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। तो ई सबसे पहले आएगा, सेल की जानकारी होगी, फिर ही पीवी रेशो निकलेगी और फिर ही ब्रेक इवन चार्ट बनेंगे। तो ए पहले है, फिर ई है आपका, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है, और ये सीक्वेंस मुझे देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 4 में। सो दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये जो सवाल है ये इस किताब से पूछा गया था, तो आप ये किताब, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी किताबें जो मैनेजमेंट टेक्निक से जुड़ी हुई हैं सभी को पढ़ लें, तो आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और एक्सपोजर? ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत आसान सवाल है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर की हम बात करते हैं तो 3 एक्सपोजर की बात करते हैं, एक ट्रांसलेशन, एक ट्रांजैक्शन और एक इकोनॉमिक एक्सपोजर, ए बी और डी की बात करते हैं। सो करेक्ट आंसर बहुत ही आसानी से मार्क कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी अगला सवाल है, ऐसे सवाल आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं तो इस सवाल में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन दी गई है 2 सालों की, 2018-19 की, सेल्स और प्रॉफिट लॉस आपको दिया गया, आपको पीवी रेशो निकालनी है। तो बहुत बहुत आसान सवाल है। पीवी रेशो निकालने का एक सीधा फॉर्मूला आपके पास होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो बस ये चीज आपको करनी थी, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स कर दो। प्रॉफिट में कितना चेंज आया? पहले 3 लाख नेगेटिव था, अब 7 लाख हो गया, तो यानी कि 10 लाख का चेंज आया, 10 लाख से बढ़ गया। सेल कितने से बढ़ी? आपकी 32 से यहाँ पे 57 हो गई, तो 25 लाख का चेंज लग रहा है मुझे, तो 25 लाख का चेंज है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 10/25 हो गया, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये आपका 40% निकल कर आ गया पीवी रेशो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, तो यहां पे सवाल है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस फॉर्मूला इन्वॉल्व्स व्हिच फाइनेंशियल एलिमेंट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द अर्निंग पावर? तो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के अंदर हम कौन से फाइनेंशियल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं ये हमें यहां पे बताना है। ऑप्शन है नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर, प्रॉफिट मार्जिन, सेल टर्नओवर, एसेट यूज एफिशिएंसी, एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर, एसेट टर्नओवर एंड सेल्स टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्यारे दोस्तों, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम अपना जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसे और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा सीधा नेट इनकम बाय इक्विटी आपका हो सकता है, बट हम इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ये रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इसे 3 चीजों के अंदर बांट देते हैं। किन 3 चीजों में? नेट इनकम बाय सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स और टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा आ गया? प्रॉफिट मार्जिन आ गया। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? यहां पे आ गया आपका सेल्स टर्नओवर, कैसे आप एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे हो सेल्स जनरेट करने में। और तीसरा आपका जुड़ा हुआ है कि आपका कितना इक्विटी और एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो कितना है, इसको लेकर आपका तीसरा यहाँ पे जो मेट्रिक है वो निकल कर आता है।
तो आपके जो तीनों मेट्रिक हैं, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर, वो हमें देखने को मिल रहे हैं सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहां पे दे रखी हैं, और लिस्ट 1 में हमारे पास है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, और लिस्ट 2 में है हमारे पास उनकी डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो हमें दे रखी है वो हमारे पास है प्रोटेक्टिव पुट। तो प्रोटेक्टिव पुट का क्या मतलब होता है? पुट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? पुट का मतलब होता है राइट टू सेल, बेचने का अधिकार आपको मिल जाए। तो आप किसी शेयर को, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर है, मैं उसका जो पुट है वो खरीदता हूं, यानी कि मेरे को राइट टू सेल मिल जाता है कि मैं इसका शेयर बेच सकता हूं, और साथ ही मैं इस पुट को प्रोटेक्ट कर लेता हूं कि मैं इन्फोसिस का शेयर भी साथ ही परचेज कर लेता हूं। मैं इन्फोसिस का शेयर जो है वो भी साथ ही मैं यहां पे परचेज कर लेता हूं। तो अगर मुझे कल को लगेगा कि मुझे इस पुट को एक्सरसाइज करना है, मुझे इन्फोसिस का शेयर बेचना है इस पुट ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि मार्केट में शेयर सस्ता हो गया है, तो मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, मेरे पास जो ऑलरेडी परचेज शेयर होगा उसे यहां पे बेच दूंगा। तो मैंने अपने पुट को जो मुझे बेचना है उसको प्रोटेक्ट कर लिया, एक शेयर भी साथ में खरीद कर। तो जिस चीज को बेचना है आप उसे भी साथ में खरीद लें, इसे प्रोटेक्टिव पुट यहां पे कहा जाएगा। तो मैचिंग यहां पे आप देख सकते हैं क्या बनेगी आपकी मैचिंग, यहां पे ए आपका 1 से ही मैच हो जाएगा कि आप उस एसेट को भी खरीद लें जिसका आपने यहां पे पुट लिया है। इसके बाद हमारे पास है कवर्ड कॉल। तो कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इस कॉल को सेल करता हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉल ऑप्शन का जो ये जो कॉल ऑप्शन है यहां पे मैं इसको बेच रहा हूं, यानी कि मैं किसी और को राइट टू बाय दे रहा हूं, मैं किसी और को खरीदने का अधिकार दे रहा हूं कि कोई मेरे से खरीद सकता है। अब कोई मेरे से खरीद सकता है, उसका दाम आज ही फिक्स हो गया इस ऑप्शन के अंदर। अब कल को अगर अगर जैसे मान लीजिए ये जो कॉल थी ये इन्फोसिस के शेयर को बाय करने की थी, अब इन्फोसिस का शेयर कल को अगर बहुत महंगा हो जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो मैं साथ ही क्या करता हूं, इन्फोसिस का शेयर भी परचेज कर लेता हूं। तो इन्फोसिस का शेयर भी मैंने साथ में परचेज कर लिया, तो मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन को राइट किया और उसके साथ साथ वो जो एसेट है वो भी साथ ही खरीद लिया, क्योंकि अगर वो कल को कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होती है और मुझे यहां पे इन्फोसिस का शेयर बेचना पड़ता है तो मेरे पास ऑलरेडी वो शेयर अवेलेबल होगा, मुझे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा किसी महंगे दाम पे। तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया जो कवर्ड कॉल है वो आपका 4 से मैच हो जाएगा, तो A1 है, B4 से मैच हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल का क्या मतलब होता है जी? तो लॉन्ग स्ट्रेडल का मतलब होता है कि आप इन्फोसिस के शेयर का ही आप कॉल भी ले, आप जो कॉल ऑप्शन जो है वो भी खरीद लेते हैं और पुट ऑप्शन जो है वो भी खरीद लेते हैं। आपने दोनों ऑप्शन खरीद लिए, बेचने का अधिकार भी ले लिया और खरीदने का अधिकार भी ले लिया, बाय भी ले लिया, राइट टू बाय भी ले लिया और राइट टू सेल भी ले लिया। तो आपने दोनों के लिए यहां पे क्या कर दिया, आज ही प्रीमियम पे कर दिया, आपने प्रीमियम पे कर दिया। अब कल को देखिए क्या होगा, कल को देखिए क्या होगा, कल को अगर इन्फोसिस का शेयर जो है बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है तो आप मार्केट से शेयर को खरीदेंगे और अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर इन्फोसिस का शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे राइट टू बाय और मार्केट में जाकर उसे बेच देंगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो हम कॉल भी खरीद रहे हैं और पुट भी खरीद रहे हैं ऑन द एसेट एट द सेम एक्सरसाइज प्राइस। तो इसे हम यहां पे लॉन्ग स्ट्रेडल बोलते हैं। तो सी आपका 2 से मैच हो जाएगा और बचा आपका डी स्प्रेड जो कि आपका यहां पे 3 से मैच हो जाएगा, और करेक्ट मैचिंग यहां पे आपकी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आ जाएगी। चलिए तो अगला सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ कोवेरिएंस अमंग सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो, if each security has an average standard deviation of 20%, the portfolio of 100 securities would have a standard deviation of। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिस्क कैलकुलेशन का कंसेप्ट सीखा है तो आपको पता होगा कि आपका जो रिस्क है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो आपके इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिस्क पे, और डिपेंड करता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उनके बीच में आपस में क्या कोवेरिएंस है। इस चीज पे आपका जो रिस्क है वो यहां पे डिपेंड करता है। बट यहां पे बताया कि कोवेरिएंस तो उनके अंदर है ही नहीं, कोवेरिएंस तो यहां पे 0 है। तो एक ही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि हमारी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का यहां पे क्या रिस्क है, केवल यही एक लौता हमारे पास यहां पे जो रिस्क का डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा और इसी को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा।
तो अगर आपको ध्यान में हो तो दो सिक्योरिटीज का फॉर्मूला तो आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो इस केस में दो सिक्योरिटीज का फॉर्मूला क्या बनता है, वेट का स्क्वायर करते हैं और रिस्क का स्क्वायर करते हैं। बस ये चीज हम यहाँ पे करते हैं जी, और इसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है पोर्टफोलियो का रिस्क। अगर आपके पास यहाँ पे 100 सिक्योरिटीज है तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि 100 सिक्योरिटीज को लेना है तो उनके वेट और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को लेना पड़ेगा। और मजे की बात देखो सवाल में ये है कि सबका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बराबर दिया 20%। कहा सबका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है 20% है सबका स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेट कितना होगा, देखो 100 सिक्योरिटीज है पोर्टफोलियो में और एज्यूम करते हैं जी कि सभी का बराबर बराबर वेट है, तो एक का वेट कितना हो गया, एक का वेट हो गया 1/100। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अगर 100 बार इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है यहां पे निकलेगा। तो अप टू 100 तक हमें जाना पड़ेगा तभी हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। अब अप टू 100 तक तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। तो सारी टर्म्स आपकी यहां पे बिल्कुल सेम है, तो 1/100 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर इन सब में से कॉमन आ जाएगा। 1/100 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर जो है वो यहां पे कॉमन आ जाएगा। अब मैं 1 प्लस 1 प्लस करता जाऊंगा अप टू 100। ठीक है जी, और इसका हो गया अंडर रूट। तो ये 1 प्लस 1 अप टू 100, इसका टोटल तो 100 ही बनेगा। ठीक है जी, और ये मेरे पास यहाँ पे 1/100 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर ये अंडर रूट से बाहर ले जाता हूं तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया 1/100 इंटू 20 बन गया। और ये रूट 100 था, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जी। ये रूट 100 मेरे पास 10 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कितना निकल कर आएगा, ये मेरे पास निकल कर आएगा 2% जो है मेरे पास यहाँ पे निकल कर आ रहा है। सो 2% मेरे पास यहाँ पे इसका रिस्क बनने वाला है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो आपको अप्रोच पता थी, उसी अप्रोच को आपने थोड़ा सा और दिमाग लगा के अप्लाई करना था, तो आपको पता चल जाता कि आपका जहां पे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल कर आएगा। चलिए अगला सवाल है, which method of risk analysis better serves lenders perspective in capital budgeting decisions? Certainty equivalent approach, decision analysis, risk adjusted discount rate, simulation और sensitivity analysis। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी कहीं ना कहीं तरीके हैं जिससे आप कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, रिस्क का एनालिसिस कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे अगर हम लेंडर की बात करें, लेंडर यानी कि जो पैसे लोन पे उधार पे देने वाला है, तो उसका पैसा ब्लॉक रहने वाला है और उसे किसकी चिंता होगी, उसे सबसे ज्यादा चिंता होगी कि मेरा पैसा सेफ रहे, मेरा पैसा डूबे ना। तो वो क्या देखने की कोशिश करेगा कि मैं जिसे पैसा दे रहा हूं उसमें मुझे सर्टन रिटर्न कितना मिल सकता है। जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहा हूं, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहां पे देख सकता हूं कि उस प्रोजेक्ट में क्या सर्टन कैश फ्लोज होने वाले हैं, कितने कैश फ्लोज तो पक्का है। अगर मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई, उसमें मैंने देखा कि कैश फ्लोज लिखे हुए थे 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 3 करोड़ के, ऐसे 3-4 कैश फ्लोज लिखे हुए थे कि हर साल ये कैश फ्लोज होने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास लोन आया है 10 करोड़ का कि 10 करोड़ का मुझे लोन यहां पे देना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि ये सर्टेन कैश फ्लोज कितने हो जाएंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हो सकता है ना हो, बट 0.5 करोड़ 50 लाख, ठीक है जी, और 1 करोड़, और यहां पे भी 1 करोड़ जैसे, और यहां पे 1.5 करोड़, ये मेरे सर्टेन कैश फ्लोज होंगे। मैं ये चीज यहां पे देख लेता हूं कि ये कैश फ्लोज तो मेरे यहां पे होने ही वाले हैं। तो इन सर्टेन कैश फ्लोज को देखकर मेरे को अंदाजा लग जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने चाहिए या इस प्रोजेक्ट में पैसा डूब जाएगा। तो ये जो सर्टेन कैश फ्लोज हैं, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच से मुझे पता चलते हैं। तो इसलिए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच कहीं ना कहीं जो लेंडर है उनके लिए ज्यादा बेहतर रहती है, उनको बेहतर तरीके से डिसीजन लेने में मदद करती है। हालांकि आपकी सारी अप्रोचेस जो हैं बिल्कुल रिस्क एनालिसिस से जुड़ी हुई हैं, सभी अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जैसा मैंने आपको बताया वो लेंडर को प्रेफरेबल इसीलिए होगी कि उसे कुछ सर्टेन कैश फ्लोज यहां पे पता चल जाएंगे और बेहतर तरीके से वो रिस्क को एनालाइज कर पाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। और देखो इस सवाल में लिखे तो हुए हैं इंड एएस, बट मैचिंग करनी है नॉर्मल एएस से। तो सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ एग्जामिनर ने कर दी है, बट उसे लगा होगा कि आप तो पकड़ ही लेंगे, आप तो पहचान ही लेंगे। चलो जी, AS2 हमारा जुड़ा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से, AS11 जो है वो हमारा जुड़ा है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट से, तो A2 है, B3 है, आपका C जो है 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैच हो जाएगा, और AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन से मैच हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था और आपकी करेक्ट मैचिंग यहां पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन जाएगी। चलिए जी, तो अगला सवाल है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीरो बेस बजटिंग आर। तो जीरो बेस बजटिंग आप समझते हैं कि आप स्क्रैच से बजट तैयार कर रहे हैं।
तो इसके कौन से सीलियंट फीचर्स होंगे, ये सवाल हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। इट इज अ डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग को कंपेयर करते हैं तो ट्रेडिशनल बेस्ड बजटिंग को कहा जाता है ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड अप्रोच है, इसमें केवल खर्चों की अकाउंटिंग करते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग में हम डिसीजन लेते हैं, इट इज अ डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। तो आपका जीरो बेस्ड बजटिंग के लिए ए करेक्ट हो जाएगा, और साथ ही मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है अकाउंटिंग ओरिएंटेड अप्रोच, ये आपका गलत हो जाएगा, ये जीरो बेस्ड बजटिंग का नहीं, ये ट्रेडिशनल बजटिंग का फीचर है। The decision unit is broken into understandable decision packages which are ranked according to the importance. तो जब हमें जीरो बेस्ड बजटिंग में डिसीजन लेने होते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिसीजन यूनिट्स में बांट देते हैं और फिर पैकेजेस बनाए जाते हैं, डिसीजन पैकेजेस बनाए जाते हैं। ये जो पैकेजेस हैं इनके ऊपर पैसे एलोकेट होने, अमाउंट एलोकेट होना है, और इन पैकेजेस को इनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले हम एलोकेशन देंगे, फिर उसके बाद वाली को बाद में एलोकेशन देंगे। तो ऐसा इसमें रहता है, तो बी आपका करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द मैनेजर ऑफ द डिसीजन यूनिट। तो जो मैनेजर है डिसीजन यूनिट का, उसकी जिम्मेदारी यहां पे बढ़ जाती है, उसे अपनी डिसीजन यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजंस लेने होते हैं, उसे यहाँ पे अपनी जो एलोकेशंस हैं उसे जस्टिफाई करना होता है, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मैनेजर की हो जाती है डिसीजन यूनिट के। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी ओ तो हमारे करेक्ट बन ही रहे हैं, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। पॉइंट ही आपसे कह रहे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाई अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी शुड बी स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर डिसीजन यूनिट। तो ऐसा जीरो बेस्ड बजटिंग में नहीं होता, ऐसा ट्रेडिशनल बजटिंग में होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग में तो हर यूनिट जो है अपने आप में अपने आप को जस्टिफाई करती है, उसका जो मैनेजर है वो जस्टिफाई करता है कि इसको पैसे एलोकेट होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर रैंकिंग के बाद ही आपकी एलोकेशन की जाती है। तो ए बी और सी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ PQR लिमिटेड इज 44, EPS is 3.75 and retention ratio is 60%, then the multiplier according to Graham and Dodd model of dividend policy is। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मॉडल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडल है, और इस मॉडल के अंदर जो हमें फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका है P इज इक्वल टू एम डी प्लस ई बाय 3। तो इस तरीके से यहाँ पे डिविडेंड को ज्यादा वेटेज दी जाती है एज कंपेयर टू योर अर्निंग। तो दोनों को कंसीडर करते हैं, बट डिविडेंड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अर्निंग को डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने। तो हमें यहाँ पे m जो है मल्टीप्लायर वो निकालना है, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, 44 प्राइस गिवन है, m निकालना है, और डिविडेंड आपका कितना हो गया 3.75 आपकी अर्निंग थी, रिटेंशन रेशियो है 60%, यानी कि 40% डिविडेंड बांटा होगा। तो 3.75 इंटू 40% ये 1.5 आ गया आपका, और इसके साथ साथ आपका 3.75 बाय 3 ये आपका 1.25 आ गया। इसे सॉल्व किया, m की वैल्यू आपके 16 आ गई। तो सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान था, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद था तो आप इसको अप्लाई करते और आंसर निकल आता। अगर आप फॉर्मूला भूल गए थे तो फिर इस सवाल के अंदर आप डूब जाते, इसे सॉल्व ना कर पाते। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, पोर्टफोलियो थ्योरी प्रोवाइड्स अ नॉर्मेटिव अप्रोच टू इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। तो यहां पे पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो थ्योरी जो है उसमें कुछ नॉर्म्स हैं, उसमें कुछ अजम्पशंस हैं, उनके बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पॉइंट्स दिए हैं, रिस्क रिटर्न स्प्रेड इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एसेट क्लासेस, इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स, मार्केट रिस्क प्राइसिंग इज आइडेंटिकल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, रिटर्न ऑन एसेट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। तो ये आपको अजम्पशंस यहाँ पे पूछी हैं और आपको इनमें से 3 मार्क करनी है। अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं कम से कम इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स ये तो लगा ही लूंगा कि इन्वेस्टर्स हमारे रिस्क एवर्स होते हैं। ऐसी अजम्पशन तो हम बहुत बार लेके चलते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो बी वाला पॉइंट तो मेरे हिसाब से आएगा ही आएगा, और इसीलिए मेरा जो आंसर है वो 2 और 4 वाली ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, 1 और 3 में से ही मुझे यहाँ पे चूज करना है। और मुझे देखो पढ़ते हुए पता लगा कि ए वाला जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा फिलहाल। अब जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, उनकी असम्पशंस को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आइए आपको बता देते हैं। तो कहा गया रिटर्न फ्रॉम द एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। तो आपके रिटर्न जो एसेट्स के हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो डी जो है वो आपका यहाँ पे इंक्लूड होना ही होना है, और आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है उसका यहाँ पे बन जाएगा।
मार्केट रिस्क जो है सभी इन्वेस्टर्स के लिए आइडेंटिकल होने वाला है, कोई एक इन्वेस्टर पूरे मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा भी यहाँ पे आपको बताया गया है। अनलिमिटेड कैपिटल आप रिस्क फ्री रेट पे बोरो कर सकते हो, सभी के पास सेम इंफॉर्मेशन है, टैक्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, सभी इन्वेस्टर्स का सेम व्यू है रेट ऑफ रिटर्न को लेकर। इन्वेस्टर की कोशिश रहेगी रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, इन्वेस्टर रैशनल होगा और रिस्क को अवॉइड करेगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। और बी, सी और डी जो अजम्पशंस हैं वो आपकी यहाँ पे करेक्ट होंगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहां पे सवाल है, रिलेशनशिप बिटवीन एन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टर हॉराइजन इज कॉल्ड। तो एक तरफ होगा इन्वेस्टर का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन और दूसरी तरफ होगा उसका इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन यानी कि टाइम पीरियड। तो ऑप्शंस हैं बॉन्ड यील्ड, रिस्क इम्यूनाइजेशन, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। जो आपके टर्म स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप दिखाते हैं बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में और डिफरेंट टर्म्स और मैच्योरिटीज में। तो ऐसा आपको नॉर्मली रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो ये हमारा टर्म स्ट्रक्चर होता है इंटरेस्ट रेट का। बॉन्ड यील्ड जो है इसमें हम अपने कूपन अमाउंट और बॉन्ड के प्राइस को देखते हैं। रिस्क इम्यूनाइजेशन के अंदर हम रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको इम्यूनाइज करने की कोशिश करते हैं। और यील्ड टू मैच्योरिटी YTM, ये तो अपने आप में एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो माय डियर फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डिस्कशन नेट 2021 मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। अगर आपको आज के सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर। सब्जेक्ट वाइज सॉल्व्ड PYQs मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके अंदर आपको सारे PYQs मिल जाएंगे और ये वाला पेपर का पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एवर स्टडी की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहां से भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो करें। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से जुड़ी हुई या फिर आप कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।